हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आइए हम अपने डायरेक्टिंग चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, जो हमारा पहला वीडियो था, इससे पहले वाला वीडियो, उसमें हमने अपना लीडरशिप टॉपिक स्टार्ट किया था और लीडरशिप का हमने सिर्फ एक लीडरशिप स्टाइल, अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम अपना अब लीडरशिप टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो अब हम अपने सेकंड लीडरशिप स्टाइल पे, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हर लीडरशिप स्टाइल के तीन नाम होते हैं। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के भी तीन नाम है। और डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के तीन नाम क्या क्या हो गए? डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, या फिर इसको हम पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने अथॉरिटेटिव का किया था, हमें इसके फीचर्स पता होने चाहिए, हमें इसकी सूटेबिलिटी पता होनी चाहिए, हमें इसके एडवांटेजेस पता होने चाहिए और हमें इसके डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए। तो आइए एक बार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक डेमोक्रेटिक लीडर किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। एक डेमोक्रेटिक लीडर का अपने सबॉर्डिनेट्स पे या अपने फॉलोअर्स पे भरोसा होता है। एक डेमोक्रेटिक लीडर अपने फॉलोअर्स पे भरोसा रखता है। वो कोई भी जो भी डिसीजन लेता है, वो अपने फॉलोअर्स को मेजॉरिटी उनके डिसीजन, उनसे सजेशंस लेके जो भी मेजॉरिटी डिसाइड करती है उसके हिसाब से ही डिसीजन लेता है। वो अपने सबॉर्डिनेट्स को मौका देता है कि वो अपने पॉइंट्स को, अपनी बातों को आगे रख सके। उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है और जो भी डिसीजन मेकिंग है सबसे कंसल्ट करके ही लेता है। इसीलिए अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो आप देखिए ये कौन है? ए इज द लीडर और ये मैंने चार फॉलोअर्स बनाए हैं। तो आप देखिए एरोज, देखिए एरोज जो है वो टू साइडेड एरोज है। ये टू साइडेड एरोज क्या दिखा रहे हैं? ये टू साइडेड एरोज दिखा रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो दोनों साइड से हो रही है। और जो मैंने ये रेड लाइन बनाई है, ये एक तरीके से मैंने आपको बताया कि जो डिसीजन मेकिंग है वो सबको कंसल्ट करके लिया जा रहा है, सबको ध्यान में रख के लिया जा रहा है। ये जो लीडर होता है, ये लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स को अपनी पावर डेलीगेट करता है अपने सबॉर्डिनेट्स में और उनको अपनी पावर यूज करने की, शेयर करने की अथॉरिटी देता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये लीडरशिप स्टाइल में हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ पावर है, यहाँ पे यूनिलेटरल डिसीजन, यहाँ पे बाइलेटरल डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पे वन साइडेड डिसीजन मेकिंग नहीं है, यहाँ पे सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। अब देखते हैं कि ये लीडरशिप स्टाइल हमारा सूटेबल कहां पर है, ये लीडरशिप स्टाइल हमारा किन ऑर्गेनाइजेशंस में सूटेबल है। तो ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये उन ऑर्गेनाइजेशंस में चलेगा जहां पे जो हमारे एम्प्लॉइज है, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स है, वो सबॉर्डिनेट्स बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, वो टैलेंटेड है, वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है वो ही उनके गोल्स है। वो पूरे की पूरी तरीके से अपने आप को डिवोट कर चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो जब आपके इस तरीके के सबऑर्डिनेट्स है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझने लग गए हैं, इनिशिएटिव लेने लग गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं, वहां पे आप डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को लगा सकते हो। तो अब देखते हैं कि ये लीडरशिप स्टाइल के क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस है। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है बच्चों, जब आप लोगों को इन्वॉल्व करके डिसीजंस लेते हो तो सबसे पहला तो क्या होता है कि उनके अंदर की टैलेंट जो है, उनके अंदर की जो हिडन एबिलिटीज है वो कहीं ना कहीं बाहर निखर के आती है, वो कहीं ना कहीं उनको वो डेवलपमेंट हो पाती है उनकी। दूसरा, सबॉर्डिनेट्स जो हमारे फॉलोअर्स है वो मोटिवेट होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब उनकी एक से है ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरा, एब्सेंटिज्म कम होता है क्योंकि जब आपको इज्जत मिलती है तो आपसे सजेशंस मांगे जाते हैं, आपको इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में जाना पसंद करोगे। आप एब्सेंटिज्म कम होगी ऑर्गेनाइजेशन में और लेबर टर्नओवर कम होगा। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग हमारे को छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब, वो चीजें हमारी कम होगी। चौथा क्या होएगा कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रिवेल होएगा ऑर्गेनाइजेशन में। और क्या फायदा हो सकता है कि जब कोई चेंजेस वगैरह हमें लाने हो ऑर्गेनाइजेशन में तो वो इजीली आ पाएगी क्योंकि अब रेजिस्टेंस, चेंजेस के लिए जो रेजिस्टेंस करते थे एम्प्लॉइज वो कम हो जाएगा। वो क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि अब एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व कर रहे हैं हम उन चेंजेस के डिसीजंस में। तो अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं जिसमें आप भी इन्वॉल्व हो और वो जो डिसीजन है वो एक चेंज लाने की बात कर रहा है, तो अब आप उसको मना नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं उस डिसीजन मेकिंग में आप भी पार्ट थे। लेकिन अगर मैं कोई डिसीजन
डिसीजन अपने आप लेके आपको बोल दूं कि कल से काम ऐसे नहीं ऐसे होएगा, तो आप रेजिस्टेंस दिखा सकते हो, आप कहोगे नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे काम, क्योंकि आपसे पूछा नहीं गया। लेकिन जब आपको इन्वॉल्व करके हमने कोई डिसीजन लिया है तो कहीं ना कहीं आप उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, आप उसको ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ एडवांटेजेस है जो हमारी इस डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के साथ आती है। अब देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज तो ये है कि एक डेमोक्रेटिक लीडर के पास बहुत अच्छी पर्सुएशन स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि उसको लोगों से बात करके, कई बार ऐसा भी होता है कि उसको लोगों की एक्सेप्टेंस लेनी होती है अपनी बात मनवाने के लिए, उसको लोगों को थोड़ा घुमाना फिराना भी पड़ता है। तो थोड़ी उसके अंदर एक अच्छी पर्सुएशन स्किल्स होनी चाहिए, उसके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी बात अपने फॉलोअर्स तक पहुंचा सके। दूसरा, अगर आपके फॉलोअर्स इस लायक नहीं है कि वो आपको अच्छे डिसीजंस दे और आप उनके साथ अच्छे सजेशंस दे और आप उनके साथ ये लीडरशिप स्टाइल लगा देते हो, तो इट विल ओनली लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि आप उनसे सजेशन मांगोगे, वो इस लायक ही नहीं है कि वो आपको अच्छे सजेशन दे और आप उनके साथ टाइम ही वेस्ट करोगे। तीसरा क्या हो जाता है कि ये डिले कर देती है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि जहां एक डिसीजन लेने में पहले एक जना इन्वॉल्व होता था अथॉरिटेटिव में, जहां पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो रही है, तो कहीं ना कहीं इतने लोगों की बात सुनने में, उनको एनालाइज करने में, उनके ऊपर डिस्कशन करने में कहीं ना कहीं डिले तो हो ही जाता है। एंड चौथा क्या होता है कि जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करने लग जाते हो डिसीजन मेकिंग में, तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा सोच समझ के नहीं, बस अपने आप हो जाता है कि सबऑर्डिनेट्स को क्या लगता है, सबऑर्डिनेट्स के एक हैबिट डेवलप करने लग जाते हैं वो, कि अब हमसे बिना पूछे कुछ नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में। और मान लीजिए एक डिसीजन मैनेजर को बिना कंसल्ट करे सबऑर्डिनेट्स के लेना पड़ गया, क्योंकि मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन थी या कुछ इस तरीके की सिचुएशन अराइज हो गई, जहां पे मैनेजर जो है, जो नॉर्मली डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल शो करता है, उसको अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल में आना पड़ा और एक डिसीजन लेना पड़ेगा ड्यू टू इमरजेंसी। तो सबऑर्डिनेट्स को क्या लगेगा, फॉलोअर्स को क्या लगेगा कि दे हैव बीन बिट्रेड, कि ये इन्होंने हमसे बिना पूछे एक डिसीजन कैसे ले लिया, क्योंकि एक हैबिट डेवलप कर जाते हैं सबऑर्डिनेट्स कि अब हमसे बिना पूछे कुछ भी नहीं होएगा। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक मम्मी पापा के 2 बच्चे हैं और वो एक बहुत अच्छी हैप्पी गो फैमिली है, और मम्मी पापा सारे डिसीजन मेकिंग करके हमें क्या कराना चाहिए, घर में कौन सा कलर कराना चाहिए, क्या फर्नीचर कराना चाहिए, बनवाना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी हैप्पी फैमिली है और बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे को मम्मी पापा ऑलमोस्ट हर घर के डिसीजन में इन्वॉल्व करने लग गए हैं। अब क्या हुआ, एक दिन मम्मी पापा ने एक डिसीजन ले लिया बिना कंसल्ट करे बच्चों से कि भैया उनका एक छोटा भाई या बहन आने वाली है। तो उन्होंने एक डिसीजन ले लिया और जो भी करना होता है वो हो गया उसके लिए, और थोड़े टाइम बाद उन्होंने ये न्यूज़ अपने बच्चों को दी कि थोड़े टाइम में, कुछ महीनों में आपकी एक छोटी बहन या छोटा भाई आने वाला है। तो अब देखिए बच्चों को क्या लग रहा है, अब वो बोल रहे हैं अपने मम्मी पापा को, अच्छा तो आप इतने बड़े हो गए, आप हमसे बिना पूछे डिसीजन ले लिया आपने कि हमारी छोटी बहन या छोटा भाई आएगा। तो क्या हुआ, उनको कहीं ना कहीं ये लगने लग गया कि हमसे बिना पूछे कोई डिसीजन नहीं होगा, और जहां एक डिसीजन घर पेरेंट्स ने बिना उनसे कंसल्ट करके ले लिया, तो उनको लगने लग गया कि दे हैव बीन बिट्रेड, उनका ट्रस्ट शैटर हो गया। तो यही प्रॉब्लम होती है जब आप डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल चलाते हो, तो कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट्स को एक फीलिंग डेवलप हो जाती है उनके अंदर कि हमसे बिना पूछे कुछ नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में, और कहीं कोई डिसीजन उनसे बिना पूछे ले लिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं उनको एक बिट्रियल जैसा लगता है, उनको लगता है कि उनका ट्रस्ट ब्रेक हो गया, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, ये सब उनको लगने लग जाता है। तो आइए जल्दी से इस बस को रीड करते हैं अपने नोट्स में से। तो कम टू पेज नंबर 7.12, आइए जल्दी से। A democratic or participative leader consults the subordinates on proposed action. Underline करिए, consults the subordinates on proposed actions and encourages their participation. He or she, इस लाइन को पूरा हाईलाइट करिए, जैसे अभी थोड़ी देर में हम डिफरेंसेस करेंगे तो ये लाइन यूज होगी। He or she is considered to be a team manager who operates according to majority opinions. तो इस लाइन को अंडरलाइन करिए। He or she is considered to be a team manager who operates according to majority decisions. A democratic leader provides freedom of thinking and expression. Underline करिए, provides freedom of thinking and expression. He or she listens to their grievances, suggestions and opinions of the subordinates. Grievances का मतलब होता है problems, दुख. He or she delegates authority. Underline करिए, delegates authority and allows the subordinates to share their power, his or her power. Thus, democratic leadership is characterized by delegation of authority, participative decision making, जिसको हम bilateral decision making भी कह सकते हैं, and two-way communication. It is a group-centered leadership. तो मैंने आपको कल भी बताया था कि आप अपने पेपर को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए डायग्राम के साथ एक बॉक्स दिखा सकते हैं। उस बॉक्स में आप लिख सकते हैं की फीचर्स,
और फिर जो ये हमने एक बॉक्स में लिखा हुआ है आप उसको पॉइंटर्स फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, टू वे कम्युनिकेशन, डेलीगेशन अथॉरिटी। तो आपका पेपर में एक बड़ा अट्रैक्शन बढ़ेगा, बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। आपने एक्स्ट्रा काम किया तो उसका आपको ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलेगी ही मिलेगी। आगे चलते हैं, आईएएस की सूटेबिलिटी पे चलते हैं। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज एप्रोप्रिएट व्हेन द सबऑर्डिनेट्स आर कॉम्पिटेंट, अंडरलाइन करिए, एंड दे हैव एक्सेप्टेड द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जो कंपनी के गोल है वो ही उनके गोल है। एडवांटेजेस, इससे जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है, मोरल बढ़ता है, रेजिस्टेंस टू चेंज कम होता है, विनिंग लॉयल्टी बढ़ती है, टर्नओवर कम होता है। लेबर टर्नओवर का मतलब, अब हिंदी में लिख लीजिए, कितनी जल्दी हमारे एम्प्लॉयज हमें छोड़ के जाते हैं। लेबर टर्नओवर कम होता है, एब्सेंटिज्म कम होता है, एटीट्यूड इंप्रूव होता है एम्प्लॉयज का, और कोऑपरेशन अच्छी होती है बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर्स। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग है, इट इज इनइफेक्टिव व्हेन द सबऑर्डिनेट्स आर नॉट कॉम्पिटेंट। तो ये जो लीडरशिप स्टाइल है बड़ा इनइफेक्टिव हो जाता है जब सबऑर्डिनेट्स उस लायक नहीं है। सबऑर्डिनेट्स जो है दे डेवलप द हैबिट ऑफ एक्सपेक्टिंग टू बी कंसल्टेड ऑन एवरी इशू एंड दे मे फील फ्रस्ट्रेटेड व्हेन दे आर नॉट कंसल्टेड। तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया वो बच्चों वाला, उससे भी आपको समझ आ जाएगा। एंड द लीडर रिक्वायर्स considerable communication skills and persuasion skills for this leadership style। तो इस leadership style को चलाने के लिए उसके अंदर बहुत अच्छी persuasion skills and motivational skills and communication skills होनी चाहिए। तो बच्चों मेरी अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पॉज करिए, पूरा रिवाइंड करके इस लीडरशिप स्टाइल को अच्छे से एक बार फिर से सुनिए और याद करिए। फिर हम अपने थर्ड और लास्ट लीडरशिप स्टाइल पर चलेंगे जिसका नाम है लेजिस्फेयर लीडरशिप स्टाइल। ओके बच्चों, आइए अपने लास्ट लीडरशिप स्टाइल पे चलते हैं। इस लीडरशिप स्टाइल का नाम है लेजिस्फेयर, इसका दूसरा नाम फ्री रीन या फिर सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल है। पता नहीं कहाँ कौन सी लैंग्वेज में है ये। आइए समझते हैं लीडरशिप स्टाइल है क्या। अगर मैं आपको बोलूं कि ये लीडरशिप स्टाइल डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का ही एक्सटेंशन है तो गलत नहीं होएगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो बेसिस रखती थी लीड करने का, गाइड करने का, ये लीडरशिप स्टाइल उसको थोड़ा सा आगे ले जाती है। एक फ्री रीन लीडर एक ऐसा लीडर है जो अपने फॉलोअर्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट करता है। इसको लगता है कि इसके फॉलोअर्स कुछ ज्यादा ही कॉम्पिटेंट है, पूरी तरह समर्पित कर चुके अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे डिवोटीज है, और जो डिसीजन वो लेंगे वो बिल्कुल सही डिसीजन होएगा, ऑर्गेनाइजेशन के हित में होएगा। ये एक ऐसा लीडर है जो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता अपने सबऑर्डिनेट्स की एक्टिविटीज में, अपने सबऑर्डिनेट्स के काम में। ये एक ऐसा लीडर है जो अपनी पावर को यूज ही नहीं करना चाहता, सारी की सारी पावर इसने डिसेंट्रलाइज करके अपने वर्कर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दी है। मेरे को कभी कभी तरस आता है इसको देख के, डायग्राम को देखिए, इसको समझिए। ए जो लीडर है ये तो बेचारा अलग ही पड़ा हुआ है, बी सी डी ई सब जो फॉलोअर्स अपने आपस में खेलने में लगे पड़े हैं। ए का सिर्फ ये काम है, ए ने ये बोल रखा है कि मैं तुम्हारे लिए एक कॉन्टैक्ट पर्सन की तरह एक्ट करूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक कॉन्टैक्ट पर्सन की तरह एक्ट करूंगा, तुम्हें जो इंफॉर्मेशन, जो रिसोर्सेज चाहिए वो मैं तुम्हारे को अवेलेबल करा दूंगा, जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी रिसोर्सेज तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हारे को अवेलेबल करवा दूंगा, मुझे इन्वॉल्व मत करो, तुम्हारे ऊपर मुझे ब्लाइंड ट्रस्ट है। तो ये एक डिसीजन, ये जो एक लीडर है ये अपने सबऑर्डिनेट्स के, अपने फॉलोअर्स के एक्टिविटीज में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता। तो मैक्सिमम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन है, वैसे तो कम्युनिकेशन है ही नहीं इसमें, बट अगर कहे तो टू वे कम्युनिकेशन ही है इसमें। ओके, सूटेबिलिटी इसकी वहां पर है जहां पे सबऑर्डिनेट्स फुली डेडिकेटेड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दे हैव फुली डिवोटेड देमसेल्व्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, दे आर हाईली कॉम्पिटेंट, हाईली एजुकेटेड सबऑर्डिनेट्स हैं। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो वही एडवांटेजेस है कि इसमें कंप्लीट डेवलपमेंट होएगा एम्प्लॉइज का, एब्सेंटिज्म ऑलमोस्ट निल होएगा, एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा बिटवीन द फॉलोअर्स एंड द लीडर। आगे अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो उसमें डिसएडवांटेज ये है कि कहीं ना कहीं इसकी गाइडेंस इन लोगों को नहीं मिल पा रही। भाई वो लीडर है तो ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस फॉलोअर्स से ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी गाइडेंस इन फॉलोअर्स को नहीं मिल पा रही है। ये फॉलोअर्स जो है वो उसके लीडर के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं। एंड एक और नुकसान ये हो सकता है इसका कि वैसे तो हम मान रहे हैं कि ये जो फॉलोअर्स है बिल्कुल डेडिकेटेड है, बहुत ज्यादा डिवोटेड है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये फॉलोअर्स आपस में काम करने लग जाए और क्रॉस पर्पसेस के लिए काम करने लग जाए, मतलब वो एक अपने गोल्स को सेटिस्फाई करने में लग जाए बजाय ग्रुप गोल के। हो सकता है ऐसा भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर लीडर जो है वो बिल्कुल ही अपनी पावर को यूज ना करे तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस है। तो आइए इसको पढ़ के टॉपिक को भी हम खत्म करते हैं। तो कम टू पेज नंबर 7.13।
a laissez-faire or a free-rein leader decentralized authority, underline करिए decentralized authority, so that subordinates themselves take all the decisions. The free-rein leader does not lead and avoid power. बिल्कुल power को avoid करते हैं. He or she does not interfere in the activities of the subordinates. He or she only acts as a contact person. इस लाइन को अंडरलाइन करिए, हम डिफरेंसेस में यूज करेंगे. With the outsiders to bring the information and resources needed by the subordinates to achieve their goals. ये डायग्राम आपके सामने ही है, आगे चलते हैं. सूटेबिलिटी की बात करें तो दिस लीडरशिप स्टाइल इज सूटेबल व्हेन द सबऑर्डिनेट्स आर हाईली कॉम्पिटेंट, अंडरलाइन करिए, वेल ट्रेन्ड, सेल्फ मोटिवेटेड एंड फुली डेडिकेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन. एडवांटेजेस की बात करें तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, मोराल बढ़ेगा, मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स. और डिसएडवांटेज की बात करें तो दे डू नॉट गेट द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द लीडर. इट इग्नोर्स द लीडर्स कंट्रीब्यूशन जस्ट एज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इग्नोर्स द सबऑर्डिनेट्स कंट्रीब्यूशन, एंड सबऑर्डिनेट्स मे वर्क फॉर क्रॉस पर्पसेस. तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि सबऑर्डिनेट्स आपस में ही काम मतलब अपने पर्सनल गोल्स को सेटिस्फाई करने में लग जाए. तो बच्चों इसके साथ हमारे तीनों लीडरशिप स्टाइल खत्म होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडीज. तो मेरी अब आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके सारा देखिए, पूरा देखिए पीछे से एक बार फिर से. अब हम इस टॉपिक, एक टॉपिक हमारा बचा है, इन तीनों लीडरशिप स्टाइल्स के बीच में हमें डिफरेंसेस करने हैं. वो डिफरेंसेस हम करने वाले हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक, और जैसे वो हमारे डिफरेंसेस खत्म होंगे तो हमारा लीडरशिप टॉपिक भी खत्म हो जाएगा. फिर हमारा सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा, कम्युनिकेशन. तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके पहले पूरा पीछे से देख के रिवाइंड करके साथ तीनों, और हो सके तो पुराना वीडियो भी एक बार देख के तीनों लीडरशिप स्टाइल्स को रिवाइज कर दीजिए. ओके बच्चों, आइए अपने लास्ट टॉपिक पे. ये इसमें हमें क्या करना है, तीनों स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप के बीच में डिफरेंसेस देखने हैं. तो मैंने यहाँ पे सारे बेसिस लिख दिए हैं और मैंने स्लैंग भी लिख दिया, वो बाद में पढ़ना भी, हंसना मत, अभी इसको बाद में पढ़ाऊंगा. तो मैंने स्लैंग भी लिख दिया है. एक बार देखते हैं क्या क्या बेसिस है. तो सबसे पहला है हमारा कम्युनिकेशन, दूसरा है डिसीजन मेकिंग, तीसरा है मोटिवेशन टेक्निक, चौथा है फोकस, पांचवा है अपॉर्चुनिटीज टू सबऑर्डिनेट्स, छठा है डेलीगेशन, एंड सातवां है रोल ऑफ अ लीडर. एक बार रुक जाइए, पहले अपने नोट्स को खोलिए और आप क्या करिए, आप इनको छुपा लीजिए, जो ये है इनको छुपा लीजिए, सिर्फ बेसिस ओपन रखिए. हम एक एक बेसिस को पहले डिस्कस करेगा, फिर रीड करेगा, फिर मैं आपको स्लैंग भी बताऊंगा इसका. तो सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग. आपके नोट्स में सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग. तो आप बताइए मेरे को, जो पहला लीडरशिप स्टाइल है हमारा अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल, उसमें डिसीजंस कौन ले रहा है, लीडर ले रहा है सारे डिसीजंस. तो उसको हम क्या बोलेंगे, आई स्टाइल लीडरशिप. जो पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक लीडरशिप है उसमें सब मिलकर ले रहे हैं, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, इसको डिसीजंस सब ग्रुप ले रहा है, तो वी स्टाइल डिसीजन मेकिंग. और जो तीसरा है हमारा, उसमें जो डिसीजंस है वो सारे सबऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे यू स्टाइल डिसीजन मेकिंग या यू स्टाइल लीडरशिप. सेकंड जो है हमारा मोटिवेशन टेक्निक. तो पहले में तो वो थ्रेट्स देता है, वो डराता है, कोएशन यूज करता है जो लीडर है. तो मोटिवेशन किस तरीके से होती है, डराने से मोटिवेशन होती है. सेकंड में वो रिवॉर्ड्स देता है, फॉर रिवॉर्ड्स, और उनको इन्वॉल्व करता है, उनके डिसीजन मेकिंग में उनकी से लेता है, उनसे सजेशंस लेता है. तो इन्वॉल्वमेंट एंड रिवॉर्ड्स. और जो हमारी फ्री रेन लीडरशिप है उसमें हमारे को मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो एम्प्लॉइज है वो सेल्फ मोटिवेटेड है, जो सबऑर्डिनेट्स है वो सेल्फ मोटिवेटेड है. फोकस की बात करें तो जो पहला लीडरशिप स्टाइल है वो बॉस के आसपास घूम रहा है. याद करिए वो पहले वाला डायग्राम जिसमें हमने गोले बना रखे थे. तो अगर आपको याद होगा तो फोकस, पहले वाले का फोकस लीडर के आसपास है, सेकंड का फोकस जो है हमारा ग्रुप के आसपास है, और जो थर्ड का फोकस है वो फॉलोअर्स या फिर सबऑर्डिनेट्स के आसपास है. डेलीगेशन की बात करें तो पहले में कोई भी डेलीगेशन नहीं है, बिल्कुल भी डेलीगेशन नहीं है. तो नो डेलीगेशन, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग में थोड़ी डेलीगेशन ऑफ पावर है. और जो हमारा लास्ट वाला है लेजिस्लेटिव लीडरशिप है, उसमें तो कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है. अगर मैं बात करूं कि सबऑर्डिनेट्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती है या नहीं, तो जो पहला हमारा लीडरशिप स्टाइल है उसमें सबऑर्डिनेट्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है डेवलपमेंट के लिए. सेकंड में हाँ थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज है सबऑर्डिनेट्स के लिए डेवलपमेंट के लिए. और जो हमारा थर्ड लीडरशिप स्टाइल है उसमें कंप्लीट अपॉर्चुनिटीज, मतलब मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट है. अगर मैं लीडर की बात करूं कि उसका रोल क्या है, तो याद करिए मैंने हर लीडरशिप स्टाइल में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मार्क कराई थी, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे. अगर मैं सबसे पहले लीडरशिप स्टाइल की बात करूं अथॉरिटेटिव में, तो अथॉरिटेटिव में उसका क्या रोल है कि ही इज एक्टिंग एज अ स्ट्रिक्ट मैनेजर. ही इज एक्टिंग एज अ स्ट्रिक्ट मैनेजर हु कमांड्स एंड एक्सपेक्ट्स कंप्लायंस अनक्वेश्चनिंगली. और डेमोक्रेटिक में हमने क्या बोला था, ही इज एक्टिंग एज अ टीम मैनेजर हु टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी. और लेजिस्लेटिव में हमने क्या बोला था, इज ओनली एक्टिंग एज अ कॉन्टैक्ट पर्सन हु ब्रिंग्स इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज नीडेड फॉर टेकिंग द डिसीजंस.
और अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ तो जो पहला लीडरशिप स्टाइल है उसमें सिर्फ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, वन वे डाउनवर्ड। जो हमारा पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग है उस पर टू वे कम्युनिकेशन है, और जो हमारा लेजी स्फीयर डिसीजन मेकिंग है उस पर फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। तो इसको जल्दी से रीड करेंगे एक बार। पहले उससे पहले हम इसका स्लैंग देखते हैं, कोई हंसेगा नहीं, देखो बच्चों हंसने वाली बात नहीं है, मैंने इसको स्लैंग के फॉर्म में लिखा है, क्यूट डॉल मलाइका फिदा ऑन डैशिंग राहुल। और आपको पता ही है राहुल कौन है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तो ज्यादा उसके बारे में स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो सी से क्या हो गया कम्युनिकेशन, डी से क्या हो गया हमारा डिसीजन मेकिंग, एम से क्या हो गया मोटिवेशन टेक्निक, एफ से क्या हो गया फोकस, ओ से क्या हो गया अपॉर्चुनिटीज टू द सबऑर्डिनेट्स, डी से क्या हो गया डेलीगेशन, एंड आर से क्या हो गया रोल ऑफ अ लीडर। तो जल्दी से इनको याद करिए, हेडिंग्स को याद करिए जल्दी से, और उसके बाद हम इसको एक बार रीड करते हैं। तो फिर से देखते हैं एक बार क्या है। सी से क्या है कम्युनिकेशन, डी से डिसीजन मेकिंग, एम से मोटिवेशन टेक्निक, एफ से फोकस, ओ से अपॉर्चुनिटीज फॉर सबऑर्डिनेट्स, डी से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एंड आर से रोल ऑफ अ लीडर। ओके जल्दी से आइए एक बार इनको रीड करके इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्लेटिव। Decision making, leader takes all the decisions alone without consulting the subordinates, therefore I style leadership. Leader consults the subordinates on proposed actions, therefore we style, and subordinates themselves take all the decisions, therefore you style. मोटिवेशन टेक्निक्स की बात करें तो पहले में थ्रेट्स एंड पनिशमेंट्स यूज हो रही है, दूसरे में रिवॉर्ड्स एंड इन्वॉल्वमेंट हो रही है, और तीसरे में सेल्फ डायरेक्शन है और सेल्फ कंट्रोल है। फोकस की बात करें तो पहला बॉस सेंटर्ड लीडरशिप है, दूसरा ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप है, और तीसरा सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप है। डेलीगेशन की बात करें तो कंप्लीट कंट्रोल एंड सुपरविजन, नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दूसरे में डेलीगेशन है और तीसरे में कंप्लीट डेलीगेशन है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो नो स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड सेल्फ डेवलपमेंट, स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड सेल्फ डेवलपमेंट एंड फुल स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड सेल्फ डेवलपमेंट। रोल ऑफ अ लीडर की बात करें तो ये वही लाइन है जो हमने पहले जब हम पढ़ रहे थे उसमें से मार्क की थी। स्ट्रिक्ट मैनेजर हु कमांड्स एंड एक्सपेक्ट्स कंप्लायंस, यहां लिख लीजिए अनक्वेश्चनिंगली, हु कमांड्स एंड एक्सपेक्ट्स कंप्लायंस अनक्वेश्चनिंगली। दूसरे का टीम मैनेजर हु ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी ओपिनियंस, एंड तीसरे का कॉन्टैक्ट पर्सन हु ब्रिंग्स इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज नीडेड बाय द सबऑर्डिनेट्स टू अचीव द गोल्स। एंड कम्युनिकेशन वन वे डाउनवर्ड, टू वे डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, एंड तीसरे में फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। एक बार फिर से स्लैंग देखते हैं, क्यूट डॉल मलाइका फिदा ऑन डैशिंग राहुल। और सी से क्या हो गया कम्युनिकेशन, डी से डिसीजन मेकिंग, एम से मोटिवेशन टेक्निक, एफ से फोकस, ओ से अपॉर्चुनिटीज टू सबऑर्डिनेट्स, डी से डेलीगेशन, एंड आर से रोल ऑफ अ लीडर। तो बच्चों इसके साथ हमारा ये थर्ड एलिमेंट भी खत्म होता है डायरेक्टिंग का, लीडरशिप। अब हमारा सिर्फ एक एलिमेंट बचा है कम्युनिकेशन, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सारे पूरे लीडरशिप के हमारे 2 वीडियोस आए, उन दोनों वीडियोस को एक बार बैठ कर देख लीजिए, आपका ये टॉपिक बिल्कुल थॉरो बाय हार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता, स्टे सेफ एंड स्टे एक्साइटेड। बाय बाय।